हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है वो क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें आज हम वन शॉट जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का। तो इस क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी जो चैप्टर 3 है आपका, उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे अगर बात करें आप एवरेज की, चाहे बात करें आप क्लॉक की या कैलेंडर की या टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और सिटिंग अरेंजमेंट, इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। इन सबके बेसिक कंसेप्ट्स करने वाले हैं, प्लस कुछ क्वेश्चंस भी लेने वाले हैं, ताकि आपको कंसेप्ट समझने के साथ साथ क्वेश्चन कैसे करने हैं ये चीजें भी आपको क्लियर हो जाए। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, वीडियोस पसंद आते हैं, तो वीडियोस को लाइक जरूर करा करें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, ताकि आगे आने वाले शानदार वीडियोस आप 12th क्लास में भी आएंगे। तो इतना सारा कंटेंट हमारे चैनल पर अवेलेबल है अप्लाइड मैथ्स का, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसके अंदर वो है एवरेज। तो एवरेज हमें पता है कि एवरेज को हम मीन भी बोलते हैं, ठीक है। कि जो हम कई कई क्वेश्चन होंगे जहां पर हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मीन। मीन का मतलब है कि एवरेज। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं? जितनी भी ऑब्जर्वेशंस आपके पास होती हैं, उन सभी ऑब्जर्वेशंस को अगर आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं एवरेज। जैसे आप अपने मार्क्स की एवरेज निकालते हैं, आपके जितने सब्जेक्ट हैं उन सारे मार्क्स को प्लस कर देते हैं और जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं उससे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो बनेगी आपके पास एवरेज। ठीक है, सिंपल आप एवरेज लिख सकते हैं, मीन लिख सकते हैं, या फिर ये एक्स के ऊपर बार का जो सिंबल होता है ये भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये हम कहते हैं कि जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन जब आते हैं तो उसमें कई बार क्या होता है कि आपको ये जो की पॉइंट्स पता होंगे ना, तो आप बड़े आराम से आंसर कर दोगे, आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा पूरा। क्या है सबसे पहला पॉइंट? इफ x इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन देन एवरेज इंक्रीजेज बाय x। अगर हम कहें कि भाई जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उन सभी के अंदर हम एक पर्टिकुलर वैल्यू को ऐड कर दें। जैसे मान लो कहते हैं कि भाई हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन थी ना उसका हमने मीन निकाल लिया, मीन आ गया हमारे पास 5। अब उसके बाद मैंने कहा कि मैं हर एक वैल्यू में अगर 2 ऐड करता जाऊं तो मीन में क्या फर्क पड़ेगा? तो आंसर क्या होगा कि जो मीन है उसके अंदर भी वही सेम वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, यानी मीन जो पहले 5 था वो मीन हो जाएगा 7। ऐसे ही अगर हम यहां पर सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, किसी भी वैल्यू को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्ट करने पर भी वही होता है कि जो वैल्यू आती है, जो मीन होता है आपका, वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। उतना ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जितना आपने सारी वैल्यूज के अंदर से सब्ट्रैक्ट किया होगा। ठीक है। ऐसे अगर हम मल्टीप्लाई करें, वो यहाँ पर नहीं लिखा है शायद, वहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो वहाँ पर भी सेम काम होता है। अगर हम जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किसी पर्टिकुलर नंबर से, तो वही नंबर आपका मीन के अंदर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ऐसे अगर हम डिवाइड कर देंगे हर एक नंबर को, तो जो आंसर होगा उसके अंदर जो मीन होगा तो उसके अंदर भी उसी नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये सारा कंसेप्ट रहता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें आपका काफ़ी टाइम सेव कर सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज हम तब निकालते हैं जब किसी पर्टिकुलर वैल्यू का आपको वेट दिया होता है, यानी उसकी यूनिट दे रखी होती है, उसकी मेजरमेंट दे रखी होती है। ठीक है। जैसे अगर हम कहें कि भाई एक स्टूडेंट है उसका वेट इतना है, दूसरा स्टूडेंट है उसका वेट इतना है, तीसरा स्टूडेंट है उनका वेट इतना है। या फिर हम कोई, जैसे मान लो हम एक घर का खर्चा निकालना चाह रहे हैं। अब घर का खर्चा हम निकालना चाह रहे हैं कि भाई आटा जो है वो इतने किलो लगेगा, चावल जो है वो इतने किलो लगेगा, दाल इतने किलो लगेगी, तो वहाँ पर जो वेट है ना वो मेजर करेगा। ठीक है। वहां पर हम वेट जो दे रखा होगा वो आपको वैल्यू निकालने के लिए मैटर करता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम सबका वेट एक जैसा लेके फिर उसकी एवरेज निकाल दें। ठीक है। अगर वेट अलग अलग है तो हमें उसको लेना पड़ेगा। तो वेट अलग अलग होता है तो हम क्या करते हैं कि जो वेट होता है उसको उसकी ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। ऐसे ही जो दूसरा वेट होगा उसको उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तीसरा वेट होगा उसको उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, यानी जो वेट जिस यूनिट का होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड करना है टोटल वेट से। जो भी आपका टोटल वेट आएगा उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, ये बनेगी आपके पास वेटेड एवरेज। अब यहां पर क्या है, इफ ऑल द वेट आर इक्वल देन वेटेड एवरेज इज सेम एज द सिंपल एवरेज। अगर सारे यूनिट का वेट सेम हो, सारी यूनिट का वेट अगर सेम हो, यानी सारे अगर किलोग्राम में है, ठीक है, और सबकी यूनिट सेम ही है कि हम जो भी चीज यूज कर रहे हैं वो मान लो 3 किलोग्राम यूज कर रहे हैं, तो सबका सेम ही है, सबका सेम है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे सिंपल एवरेज निकालते हैं वही आपकी वेटेड एवरेज भी बनेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है
कह रहा है कि वेटेड एवरेज इज मोर एक्यूरेट देन द सिंपल एवरेज। अगर वेटेड और सिंपल एवरेज दोनों में से अगर कंपैरिजन की जाए तो वेटेड एवरेज जो होती है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है, क्योंकि उसमें हम वेट को भी महत्व देते हैं। ठीक है, वेट की भी इंपॉर्टेंस होती है अपनी, तो उसको हम अगर वहाँ पर मैटर करेंगे तो इसका मतलब उससे जो वैल्यू निकल कर आएगी वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी बजाय सिंपल एवरेज की। एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड होती है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और आपने कितने टाइम में ट्रेवल करा है। तो एवरेज वेलोसिटी होती है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है और उसके लिए आपको टोटल टाइम कितना लगा। तो दोनों में यहाँ पर फर्क क्या है, यहाँ टोटल डिस्टेंस है, वहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट है। तो टोटल डिस्टेंस का मतलब तो होता है कि जितना मैं अगर यहाँ से अगर मैं यहाँ तक चलाऊं तो ये इसका टोटल डिस्टेंस हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो मैं अगर यहाँ से यहाँ तक चलाऊं और मान लो मैं चलते चलते घूमता फिरते इधर से उधर घूमता फिरता वापस मैं अपनी जगह आ गया जिस जगह से मैंने स्टार्ट किया था, तो डिस्टेंस तो मेरा बेशक बढ़ गया लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। डिस्प्लेसमेंट होता है जो आपकी इनिशियल पोजीशन होती है और जो आपकी फाइनल पोजीशन होती है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं इनके कुछ क्वेश्चंस पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट वाज कैलकुलेटेड एज 72.5। ये कह रहा है कि भाई 40 स्टूडेंट है क्लास के और उनके जो मार्क्स आए ना उनकी एवरेज है 72.5। लेटर ऑन इट वाज डिटेक्टेड दैट द मार्क्स ऑफ द वन स्टूडेंट वर रॉन्गली कॉपीड एज 48 इंस्टेड ऑफ 84। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर गड़बड़ हो गई है। ठीक है, यहां पर गड़बड़ हो गई है टीचर से। टीचर ने क्या करा कि जो 84 मार्क्स थे उसको गलती से 48 लिख दिया। बहुत तगड़ा यहां पर गड़बड़ घोटाला हो गया है। ठीक है, 84 जो स्टूडेंट लाया था उसके मार्क्स गलती से 48 लिख दिए गए हैं। तो फाइंड द करेक्ट एवरेज, तो हमें उस एवरेज को करेक्ट करना है। तो करेक्ट करने के लिए पहले हमें ये तो पता करना पड़ेगा कि जो पहले डाटा था हमारे पास उसके हिसाब से उसका टोटल कितना बनेगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारे पास 40। ठीक है, और जो मीन आया आपके पास यह है 72.5। तो पहले आप क्या करो, इसका टोटल निकालो। टोटल कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास जो मीन का फार्मूला होता है ये जितने भी एक्स आई होते हैं उन सबको हम सम कर देते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। अगर हमें सिग्मा एक्स आई की वैल्यू निकालनी है तो एन को एक्स बार से मल्टीप्लाई करना है, मतलब मीन से। तो किसी भी डाटा का अगर आपको टोटल निकालना है, मीन आपको दे रखा है, नंबर ऑब्जर्वेशन दे रखी है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो आपके पास जो टोटल आएगा यहाँ पर आएगा 72.5 इंटू में 40। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल आप हटाओगे तो ये 0 इससे कैंसिल, 4 से बस इसको मल्टीप्लाई करना है। 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 7 जा 28 प्लस 1 29। तो टोटल जो मार्क्स हो गए उसके वो हो गए 2900। अब जो हमने गलती की थी उस गलती को सुधारना है। ठीक है, तो करेक्ट एक्स आई क्या बनेगा हमारा, ये तो है हमारे पास, ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट क्या बनेगा, हमारे पास अभी टोटल इतना है। तो इसके अंदर से हम क्या करते हैं, जो रोंग वैल्यू थी उसको हटा दो। जो रोंग वैल्यू थी उसको हटा दो। रोंग वैल्यू क्या थी यहाँ पर 48, इसको आपने हटा दिया। इसकी जगह क्या करा, जो सही वैल्यू थी उसको ले आओ यहाँ पर। तो यानी कितना डिफरेंस हुआ, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। 14 माइनस 8 6, 7 माइनस 4 3, यानी 36 हम इसमें और बढ़ जाने चाहिए। तो 2936 ये आपके पास इसका टोटल आ गया। ये आया हमारे पास अब करेक्ट। अब आपको निकालना है इसका करेक्ट मीन। तो करेक्ट मीन के लिए क्या करेंगे, जो करेक्ट टोटल आपके पास आया 2936 उसको डिवाइड कर देंगे आप 40 से। तो आप पहले 4 से डिवाइड करो, 40 से क्यों कर रहे हो, 4 से डिवाइड करो। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। अब नीचे जो 10 था 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल इधर आ जाएगा, यानी आंसर बन जाएगा 73.4। ये आपका आया करेक्ट मीन। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं तो कहता है कि एन एंट इज मूविंग अराउंड ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आंट है, अब वो क्या कर रही है, एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। अब वो इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है एंड टेक्स 3 सेकेंड्स टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। जैसे मान लो वो यहां से चलना स्टार्ट कर रही है और चलते चलते धीरे 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 चलते 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 यहां पर वापस इसी पोजीशन पर आ गई और इसके लिए उसको टाइम लगा 3 सेकेंड्स का।
यानी जो टोटल रेवोल्यूशन है ये कंप्लीट करने के लिए टाइम लगा 3 सेकेंड्स का। अब यहां पर पूछता है कि फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ एंट। तो अब आपको यहां पर पहले ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि उस चींटी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस क्या बनेगा, अगर उसने यहां से चलना स्टार्ट किया और सर्कुलर पाथ पर ऐसे मूव कर रही है, इसका मतलब जो इस सर्कल की सरकमफेरेंस होगी वही उसका डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस कितना बना 2 पाई आर। ठीक है, पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 और ये दे आपको 3.5। 7 से इसको कैंसिल करेंगे 0.5, 0.5 को 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 को 22 से करेंगे यानी 22 सेंटीमीटर। यानी इतना इसका टोटल डिस्टेंस है। इसके हिसाब से अगर हम इसकी एवरेज स्पीड निकालें तो एवरेज स्पीड का फार्मूला भी जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो 22/3 यानी 3 7 जा 21, 7 एंड 1/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। टाइम हमारे पास सेकंड में है और डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, तो यूनिट बन गई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये तो आ गया आपके पास टोटल एवरेज स्पीड। अब उसके बाद पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें क्या निकालना होता है, एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट मतलब जो इनिशियल वैल्यू है और जो फाइनल वैल्यू है उसके बीच का डिफरेंस। तो इसने आपको बताया क्वेश्चन में कि उसने जहां से चलना स्टार्ट किया था एक चक्कर पूरा उसका 3 सेकंड में हुआ। एक चक्कर का मतलब क्या हुआ, जहां से चले थे वहीं पर ही वापस आ गए। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट होगी 0। अब टाइम कितना भी लगा हो तो वेलोसिटी आ जाएगी 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपके पास इन दोनों के आंसर आ गए। ठीक है, उसके बाद अगर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द एवरेज मंथली सेविंग ऑफ ए कंपनी वाज ₹12 लाख फॉर फर्स्ट 3 मंथ। यानी पहले 3 लाख तक कंपनी की जो सेविंग है वो है 12 लाख। उसके बाद कहता है ₹12.5 लाख फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ। अगले 4 महीने सेविंग इतनी हो गई। एंड ₹31.2 लाख फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ। 3 महीने ये हो गए, 4 ये हो गए, 7 हो गए, बाकी जो 5 महीने बचे थे उसमें सेविंग 31.2 लाख हुई। अब कहता है कि टोटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर रुपीज दिस। ये टोटल एक्सपेंडिचर है। तो फाइंड द एवरेज मंथली अर्निंग ऑफ द कंपनी। तो आप पहले ये निकालो कि कंपनी की टोटल अर्निंग कितनी थी। तो टोटल अर्निंग हम कैसे निकालेंगे भाई, 12 लाख उसने एवरेज आपको दे रखी है कितने महीने की, 3 महीने की। तो इसका मतलब 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 लाख। यानी इन 3 महीनों के अंदर 36 लाख की जो टोटल उसकी सेविंग हो गई। ठीक, उसके बाद अगले जो 4 मंथ है उसमें आपके पास सेविंग है 12.5 की। तो 12.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10 और 4 + 1 यानी 5। ठीक है, हाँ यहाँ पर 10 भी तो आएगा 50। तो ये आ गया आपके पास 50 लाख। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आपके पास 5 मंथ है उसमें आपकी सेविंग है 31.2 इंटू में 5। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 + 1 6, 5 3 जा 15। तो इसका मतलब टोटल हमारे पास सेविंग है वो कितनी हो गई, टोटल सेविंग कितनी हो गई। तो 36 ये, 50 ये और 156 ये। तो टोटल सेविंग बनी 6 + 6 12, 3 + 5 8, 8 + 5 13, 13 और 1 14, उसके अलावा यहाँ पर आ जाएगा 2। तो ये तो हमारे पास टोटल सेविंग है। ठीक है, ये तो सेविंग है। उसके अलावा हमने खर्चा भी तो किया है। खर्चा कितना किया हमने, 78 लाख का हमने खर्चा किया टोटल। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 78 लाख। ठीक है, ये भी लाख में है। तो टोटल अर्निंग कितनी हो गई, टोटल अर्निंग ये तो हमारे पास बचा हुआ रखा है और ये हमने खर्च कर दिया था। है तो हमारा ही पैसा, है तो हमारी अर्निंग का ही हिस्सा। तो इन दोनों को टोटल कर देंगे, 8 और 2 10, 7 4 11 12, 2 और 1 3, यानी 320 लाख।
320 लाख आपकी टोटल सेविंग और टोटल इनकम है। कितने महीने में? 12 महीने में। तो ये पूछ रहा है कि एवरेज मंथली अर्निंग। तो एवरेज अगर मंथली अर्निंग निकालनी है, ये तो टोटल अर्निंग हो गई, तो एवरेज मंथली अर्निंग अगर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जितना आपके पास टोटल अर्निंग हुई है उसको डिवाइड कर देंगे 12 से। 12 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले ऐसा करो, जितना छोटा हो जाए छोटा कर दो, 4 तिये 12, 4 8 32। 80 को डिवाइड करो 3 से, तो 80 को करेंगे तो आ जाएगा 26 3 78 होते हैं, फिर 2 बचेगा, तो 3 6 18, 3 6 18, तो 6 6 6 चलता रहेगा, तो राउंड ऑफ करके लिख देंगे 67। तो 26.67 लाख ये आपके पास टोटल आ जाएगी, आपके पास एवरेज आ जाएगी मंथली अर्निंग। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कैलेंडर। अब कैलेंडर जो जो क्वेश्चन है कैलेंडर के, उसके लिए आपको क्या क्या जो मेन चीज़ें हैं क्या समझनी है आपको। एक तो ये समझनी है कि आपको कि आपके पास लीप ईयर होता है, लीप ईयर के अंदर 366 डेज होते हैं। अगर नॉन लीप ईयर या कॉमन ईयर या ऑर्डिनरी ईयर होता है तो उसके अंदर 365 डेज होते हैं। ये होपफुली सबको पता ही होगा। ठीक है, 7 वीक होते हैं, 7 वीक नहीं सॉरी, वीक के अंदर 7 डेज होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ वीक जो होते हैं किसी भी ईयर के अंदर 52 होते हैं। अगर हम लीप ईयर की बात करें तो 52 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो 2 एक्स्ट्रा दिन बचते हैं, और नॉन लीप ईयर के अंदर 1 एक्स्ट्रा दिन बचता है 52 वीक के बाद। उसको हम बोलते हैं ऑड डे, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमें ये देखना है कि भाई लीप ईयर कौन सा होता है, लीप ईयर कौन सा नहीं होता। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स के आप स्टूडेंट हो तो इसकी जो टेक्निकलिटी है ना वो आपको पता होनी चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि हम कहते हैं भाई 4 से जो डिवाइड होता है वो लीप ईयर होता है, जो नहीं होता वो नॉन लीप ईयर होता है। तो थोड़ा सा यहाँ समझते हैं, फिर इस चीज़ को आपको क्लियर हो जाएगा। तो कहता है कि कोई भी ईयर जो कि 4 से डिवाइड ना हो वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, सबसे सिंपल बात कि 4 से डिवाइड नहीं हो तो वो लीप ईयर नहीं है। उसके बाद एन ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4, 4 से डिविजिबल है लेकिन 100 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि एक लीप ईयर है। यानी 4 से तो डिविजिबल हो रहा है लेकिन 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे अगर मैं बात करूं 1900, 1900 4 से तो डिवाइड हो रहा है, मतलब अगर हम जो नॉर्मल जो कॉमन डेफिनेशन है अगर उसको फॉलो करें कि 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये लीप ईयर है, लेकिन ये 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तब बनेगा। ये 100 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये लीप ईयर में काउंट नहीं करना है। ठीक है, ये टेक्निकल चीज़ है। ये बहुत से जो नॉर्मल जो लोग हैं ना, जिन्हें बस इतना ही पता है कि लीप ईयर 4 से डिवाइड होने से पता चलता है कि 4 से डिवाइड है तो लीप ईयर है, 4 से डिवाइड नहीं है तो वो लीप ईयर नहीं है। तो वो यही कहेंगे कि जो 1900 है वो लीप ईयर है, लेकिन एक्चुअली में ये लीप ईयर नहीं होगा क्योंकि ये 100 से डिवाइड हो रहा है। ठीक, एनी ईयर विच इज डिविजिबल बाय 400 इज ए लीप ईयर। कोई भी ईयर जो 400 से डिवाइड हो रहा हो तो वो लीप ईयर होगा ही होगा। ठीक है, जैसे 1200, 1600, 2000 ये सब लीप ईयर होंगे। ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। एनी ईयर विच इज डिविजिबल बाय 100 बट नॉट डिविजिबल बाय 400, मतलब वही वाला केस कि 100 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 400 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो हंड्रेड्स वाले में आप क्या देखो, आप ये देखो कि 400 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। सिंपल चीज, जो हंड्रेड्स में आएंगे, हंड्रेड्स में अगर आते हैं तो वो ये देखो आप कि आप 400 से डिवाइड हो रहा है तो लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है। चाहे वो 200 से डिवाइड हो रहा हो, चाहे 300 से डिवाइड हो रहा हो, चाहे 100 से डिवाइड हो रहा हो, लीप ईयर नहीं है। आपको 400 से चेक करना है कि 400 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो लीप ईयर है, और उसको हम बोलते हैं सेंचुरी लीप ईयर। ठीक है, उसको हम सेंचुरी लीप ईयर बोलते हैं। अब बारी है यहाँ पर ऑड डेज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका, ऑड डेज का, कि ऑड डेज कैसे आप निकाल सकते हैं और उनका जो यूज आपको कैसे करना है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि नॉन लीप ईयर के अंदर 52 वीक हो जाते हैं, उसके बाद 1 एक्स्ट्रा दिन बचता है, उसको हम बोलते हैं ऑड डे। और अगर लीप ईयर होता है तो उसके अंदर 2 ऑड डे होते हैं क्योंकि 2 एक्स्ट्रा दिन बचते हैं। ऑड डेज का मतलब हो गया कि जब एक वीक कंप्लीट हो जाता है तो उस वीक को कंप्लीट होने के बाद आपके पास कितने दिन एक्स्ट्रा बचे हैं, उसी को ऑड डे बोला जाता है। तो अगर हम बात करें कि एक सेंचुरी यानी 100 साल में, तो 100 साल के अंदर 5 ऑड डेज होते हैं। ठीक है, ये डिटेल में मैंने आपको बताया, वो जो कैलेंडर वाला वीडियो है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कैसे होते हैं तो आप वो देख सकते हैं। अभी हम सिर्फ वन शॉट कर रहे हैं, फटाफट रिवाइज कर रहे हैं चीज़ों को। तो आपको ध्यान रखना है कि 100 साल के अंदर 5 ऑड डेज होते हैं, और 200 साल के अंदर 3 ऑड डेज होते हैं,
300 साल के अंदर 1 ऑड डे होता है और 400 के अंदर कोई भी ऑड डे नहीं होता। ठीक है, 1 के बाद यहाँ पर 0 आ जाता है, -1 मत कर देना। तो आप कहोगे यहाँ 5 है या 3 है या 1 है या -1 है, ऐसा मत कर देना। ठीक है, बाकी और डिटेल में इसमें जानना है तो क्लॉक के वीडियो देख लेना उसके कैलेंडर के, तो आपको सही से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि 30 मार्च 2020 को मंडे था। ठीक है, 30 मार्च 2020 को मंडे था, तो व्हाट वुड बी द डे आफ्टर 61 डेज। तो ये जो 61 डेज है इसके हिसाब से हम ऑड डेज निकालेंगे, कितने ऑड डेज बनेंगे, वीक कंप्लीट होने के बाद कितने हमारे पास एक्स्ट्रा दिन बचेंगे। तो उसके लिए क्या तरीका रहता है कि 61 को आप डिवाइड करो 7 से। ठीक है, कोई वीक के अंदर 7 डेज होते हैं, तो 7 से डिवाइड करके देखो कि क्या इसका क्वोशंट बनेगा। तो अगर 61 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो 7 8 56 बना, और इसमें से माइनस करेंगे तो 5 दिन मेरे पास एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो इस तरह से, जो प्लस में 5 आएगा मतलब ये रिमाइंडर है आपका, तो इसका मतलब 5 ऑड डे है। तो 5 ऑड डे का मतलब क्या है कि वीक कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमारे पास 5 दिन और है। तो अगर मंडे को ये दिन था, ठीक है, ये मंडे को ये दिन था और 61 डेज के बाद 5 एक्स्ट्रा दिन बचेंगे, तो मंडे के बाद से स्टार्ट करना स्टार्ट करो। मंडे के बाद आएगा ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, यानी 61 डेज के बाद कौन सा दिन हुआ, ये दिन आएगा आपका सैटरडे। ठीक है, इस तरीके से जो ऑड डेज वाले क्वेश्चंस हैं वो आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इफ द 15th Feb 2010 वाज मंडे। ठीक है, 15th Feb 2010 को मंडे था, तो व्हाट वाज द डे ऑन द 10th Jan 2006। अब ये पीछे जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है। ये कह रहा है कि 2010 में 15 फरवरी को मंडे था, तो आपको बताना है कि 10 जनवरी 2006 को क्या दिन था। ठीक है, यानी पीछे जा रहा है। तो पीछे जा रहा है, इसका मतलब हो गया कि आप यहां से 10th जनवरी से स्टार्ट करो, यानी जो पहले वाला टाइम है वहां से स्टार्ट करो। अगर मैं 10th जनवरी से 10th जनवरी 2006 से मैं अगर 9th जन 2007 तक देखूं तो कितने ऑड डेज बनेंगे। तो आप ये देखो भाई 2000, ये जो जैन आ रहा है ना आपका, ये 2006 में आएगा। अब 2006 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो वो लीप ईयर तो ये बनेगा नहीं, लीप ईयर नहीं बनेगा, मतलब ये नॉन लीप ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है। तो ऑर्डिनरी ईयर के हिसाब से हमारे पास यहाँ पर एक ऑड डे हमें मिलेगा, 1 ऑड डे हो गया। ठीक है, ऐसे अगर मैं 10th जन 2007 से 9th जन 2008 तक जाऊं तो एक ऑड डे मुझे यहां पर मिलेगा। ऐसे अगर मैं 9th जन 2009 तक जाऊं तो एक ऑड डे यहां मिलेगा, और 9th जन 2010 तक आ जाऊं तो एक दिन मुझे यहां मिलेगा। अब 10 से आपको 11 तो जाना नहीं है, तो यहां तक आपके पास 4 एक्स्ट्रा दिन आ चुके हैं, 4 ऑड। यहां तक करने के बाद हम देखते हैं कि जो बाकी के दिन हमें कहां तक पहुंचना है, 15 Feb तक हमें पहुंचना है। तो 9th जैन तक तो हमने निकाल ही लिया, यानी 10th जैन से अगर हम स्टार्ट करें तो जैन के कितने दिन बच गए हमारे पास। 10th जैन से अगर हम 31 जैन तक देखें तो 22 डेज तो हमें यहां पर मिल गए। ठीक है, 9 दिन तो हो गए, 31 थे ना, 31 में से 9 दिन निकाल दो तो बचे आपके पास 22 डेज। और उसके बाद फिर फेब के आपको कितने दिन चाहिए, 15 दिन चाहिए, यानी 1st Feb से आपको 15th Feb तक, तो 15 दिन हमें यहाँ पर मिल गए। तो इन दोनों का टोटल कर लेते हैं, 5 और 2 7, 2 और 1 3, तो 37 डेज यहाँ पर हो गए। अब 37 को यहाँ पर आप ऑड डेज निकाल लो, 7 से डिवाइड करो, 7 × 5 35 होता है। 2 दिन आपको यहाँ पर मिल गए, तो 2 दिन आपको यहाँ से ऑड डे मिल गए, 4 दिन यहाँ से ऑड डे मिले, तो टोटल ऑड डे आपको मिल गए, इसमें टोटल ऑड डेज मिल गए 4 + 2 यानी 6। अब आपको 6 दिन आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये पीछे की डेट पूछ रहा है आपसे, तो 6 दिन आपको पीछे जाना है। तो 6 दिन अगर हम पीछे जाएंगे तो अभी जो दिन है वो कितना दिया है, मंडे, तो मंडे से हम 6 दिन पीछे जाएंगे,
ठीक है, बैक जाएंगे तो 6 दिन पीछे जाएंगे, मतलब पहला दिन तो आ गया आपके पास संडे, फिर आ गया सैटरडे, फिर आ गया फ्राइडे, फिर आ गया थर्सडे, फिर आ गया वेडनेसडे, फिर आ गया ट्यूसडे। तो आपके पास जो 10 जनवरी 2006 को दिन आएगा ये बनेगा ट्यूसडे। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर, ये है हमारा क्लॉक। उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है हमारे पास क्लॉक। तो क्लॉक में आपको पता है कि भाई दो हैंड होते हैं, ठीक है, एक आर हैंड हो गया और एक मिनट हैंड हो गया। जो छोटे वाला होता है उसे आर हैंड बोलते हैं, जो बड़े वाला होता है उसे मिनट हैंड बोलते हैं। सेकंड हैंड की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, फ्रेश फ्रेश बात करें, सेकंड हैंड की कोई बात नहीं होगी। अब यहाँ पर जो सर्कल होता है पूरा डायल का, उसके अंदर अगर आप एंगल देखोगे तो 360 डिग्री का एंगल होता है, और उसको हम 12 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि जो नंबर होते हैं वो 12 नंबर होते हैं, तो 12 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 30 डिग्री। एक नंबर से दूसरे नंबर तक पहुंचने में जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री का होता है, ठीक है। एंगल टर्न बाय एन आर एंड इन द 1 आवर। अगर हम आर एंड की बात करें तो वो 1 घंटे में कितना एंगल बनाती है, 30 डिग्री का एंगल ही बनाती है, क्योंकि 1 घंटे में वो एक नंबर से दूसरे नंबर तक पहुंचती है आर एंड, ठीक है। जैसे 2 बजे का टाइम है तो अगर 3 बजे का टाइम होगा तो 2 से 3 बजे तक के टाइम पर पहुंचने में उसे 1 घंटा लगेगा। और नंबर की बात करें तो 2 से 3 तक ही पहुंचना है, और दो नंबरों के बीच में हमने पढ़ा कि एंगल 30 डिग्री होता है। अगर हम आर एंड की बात करें और ये निकालें कि भाई 1 मिनट में एंगल कितना बनेगा, तो 1 मिनट के अंदर इसको 30 डिग्री को 60 से आप डिवाइड कर दोगे तो 0.5 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये तो बात हुई आर एंड की। अगर हम मिनट हैंड की बात करें तो मिनट हैंड जो होती है वो 5 मिनट के अंदर एंगल बनाती है 30 डिग्री का, क्योंकि अगर वो एक नंबर से दूसरे नंबर तक पहुंचती है मिनट हैंड तो उसे 5 मिनट लगते हैं। तो 5 मिनट में 30 डिग्री का है तो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का एंगल हो गया। द रिलेटिव एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट हैंड विद रिस्पेक्ट टू द आर हैंड। अगर हम मिनट हैंड और आर हैंड की बात करें तो उनकी रिलेटिव स्पीड अगर हम निकालते हैं, मिनट हैंड तेज चल रही है आर हैंड के मुकाबले, तो लेकिन आर हैंड भी चल रही है, तो जब एक ही डायरेक्शन में दो चीज़ें चलती हैं तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए दोनों का जो एंगल होगा ना उसको माइनस कर दो। तो 6 डिग्री में से 0.5 डिग्री माइनस करेंगे तो 5.5 डिग्री पर मिनट। मतलब ये हो गया कि 1 मिनट के अंदर जो आर हैंड होगी और मिनट हैंड होगी उन दोनों के बीच में जो एंगल का डिफरेंस आएगा वो आएगा 5.5 डिग्री, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, कहते हैं रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ ए क्लॉक। आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया होता है तो उस टाइम में आपको एंगल पता करना पड़ता है कि कितने दोनों हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ छोड़कर, क्योंकि अगर ये डिटेल में आपको जानना है तो वही डिटेल वीडियो देखना, मैं सीधा बात कर रहा हूँ कि एंगल की। तो एंगल अगर आपको निकालना है तो आपको ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, 30h माइनस 11/2m। तो जो भी टाइम आपको दे रखा होगा उसको यहाँ पर पुट करेंगे आर में, और जो मिनट में दे रखा होगा उसको यहाँ पर पुट करेंगे। अगर आपके पास कहता है कि वैल्यू ऑफ ए इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, नेगेटिव साइन इज इग्नोर। एंगल अगर आप निकालते हो तो वो अगर नेगेटिव आ जाता है तो उसको साइन को आप इग्नोर कर दो, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही हमेशा काउंट होगी। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स हैं जो आपको एमसीक्यू में काफ़ी हेल्प करेंगे। बोथ द हैंड ऑफ ए क्लॉक मीट 11 टाइम्स इन 12 आवर्स। इन 12 घंटे का जो टाइम होता है उसमें जो दोनों हैंड होती हैं आपस में 11 बार होता है ऐसा कि जब वो दोनों आपस में एक दूसरे से मिलती हैं। बोथ द हैंड मीट आफ्टर एवरी 12 इंटू 60/11 मीन्स 65 एंड 5/11 मिनट्स के बाद दोनों हैंड आपस में एक दूसरे से फिर मिल जाती हैं। द मीटिंग टेक प्लेस। अगर आपको टाइम भी जानना है कि किस किस टाइम पे मिलती है तो सबसे पहले 12 बजे मिलेंगी, फिर उसके ठीक 65 एंड 5/11 मिनट्स बाद मिलेंगी, यानी 1:05 एंड 5/11 पर, ठीक है, यानी 1 आवर एंड 5 एंड 5/11 मिनट्स पर। फिर उसके बाद इतने पर मिलेंगे। इस तरह से आप आगे का टाइम भी निकाल सकते हो। बोथ द हैंड ऑफ क्लॉक आर अपोजिट टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के सामने होंगे दोनों हैंड, तो ऐसा होता है 11 टाइम्स इन 12 आवर्स। यानी यहाँ पर हमने देखा था भाई कोइंसाइड भी करते हैं 11 टाइम्स और आमने सामने भी 11 टाइम्स ही होते हैं। बोथ द हैंड ऑफ ए क्लॉक आर एट राइट एंगल टू ईच अदर 22 टाइम्स इन 12 आवर्स। एनी अदर एंगल अदर 0 and 180 डिग्री बिटवीन द टू हैंड इज मेड 22 टाइम्स इन 12 आवर्स। मतलब 0 डिग्री का मतलब तो हो गया कोइंसाइड, 180 डिग्री का मतलब हो गया अपोजिट। इन दोनों एंगल को छोड़ दो, बाकी कोई भी एंगल की हम बात करें, चाहे वो 90 डिग्री हो जैसे हमने इसमें पढ़ा था, चाहे वो 90 डिग्री हो या कोई और एंगल हो, ऐसा हमेशा 22 टाइम्स होता है 12 घंटे के दौरान।
कि वो इस स्पेसिफिक एंगल पर एक दूसरे के साथ बनेंगी। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे करते हैं हम इस पे। क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू हैंड ऑफ द क्लॉक एट 7:20। 7:20 का जब टाइम होगा तो दोनों जो हैंड होंगे क्लॉक के उनके बीच में कितना एंगल बनेगा। तो इसके लिए जो अभी हमने फार्मूला करा 30h माइनस 11/2 मिनट्स, ये फार्मूला आप लगा दो। तो 30 टाइम कितना है आवर्स में 7, मिनट्स में कितना है 20, तो यहाँ से ये कैंसिल, 7 × 21, यहाँ से आ जाएगा 110, यानी एंगल आ जाएगा 100 डिग्री का। तो जब ये टाइम होगा तो दोनों हैंड के बीच में 100 डिग्री का एंगल बनेगा। एक क्लॉक लूजेस 5 सेकेंड इन 4 मिनट्स। एक क्लॉक जो है 4 मिनट के अंदर 5 सेकेंड पीछे हो जाती है। लूजेस का मतलब पीछे हो जाती है, घड़ी धीरे चल रही है हमारी। एंड वाज सेट राइट एट 7 AM, और हमने सुबह 7 बजे घड़ी को बिल्कुल सही से सेट कर लिया कि भाई अब घड़ी हमारी परफेक्ट है। व्हाट टाइम विल इट शो एट 1 PM। तो जब 1 बजे दोपहर का टाइम होगा तो हमारी घड़ी एक्चुअल में जो एक्चुअल टाइम है 1 बजे का, लेकिन हमारी घड़ी कितना शो कर रही होगी, क्योंकि हमारी घड़ी बेचारी थोड़े सा स्लो चल रही है। तो हम ये निकाल लेते कि वो इतने टाइम से 7 बजे अगर हमने सुबह सेट करी है और 1 बजे तक का जो टाइम है, तो कितना यहाँ पर नंबर ऑफ आवर्स बनेंगे। नंबर ऑफ आवर्स बिटवीन 7 AM टू 1 PM। तो अगर आप यहाँ पर नंबर ऑफ आवर्स देखो, अगर 7 बजे से लेकर मैं 12 बजे तक का टाइम लूँ तो 5 घंटे हो गए, फिर आगे 1 घंटा और, यानी टोटल मिलाकर 6 घंटे का टाइम हमारे पास है। तो अब हमें ये पता कर लेना है कि इन 6 घंटों के अंदर हमारी घड़ी कितना पीछे हुई। तो उसने हमें दे रखा था कि भाई 4 मिनट के अंदर 5 सेकंड पीछे हो रही है, 4 मिनट के अंदर 5 सेकंड पीछे हो रही है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर 1 मिनट पूरा 1 घंटा करना चाहूँ, मतलब 60 मिनट करना चाहूँ, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 15 × 4 यानी 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स के अंदर इसको 15 से करा है तो इसको भी 15 से कर देते हैं, तो इतने सेकंड पीछे हो गई, यानी 60 मिनट का मतलब हो गया 1 आवर। तो 1 आवर के अंदर 75 सेकेंड्स पीछे हो गई हमारी घड़ी। तो अब कितने घंटे का टाइम है, 6 आवर्स का टाइम है। तो अगर मैं 6 आवर्स के हिसाब से निकालूं तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 6 × 5 = 30, 6 × 7 = 42 और 3 = 45। 450 सेकेंड्स, आवर्स नहीं सेकेंड्स। तो 450 सेकेंड हमारी घड़ी पीछे हो गई। अब सेकेंड्स के अंदर 450 काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो 450 को अगर आप डिवाइड कर दोगे 60 से, तो ये बन जाएगा आपके पास 6 × 7 = 42, ठीक है, और 3 बचेंगे, यानी 7.5 मिनट्स, या आप कह सकते हो 7.5 मिनट्स, ऐसे भी कह सकते हो। तो 7.5 मिनट का मतलब हो गया कितने बजे घड़ी का टाइम होना चाहिए था, 1 बजे का। तो 1 बजे में से आप 7 मिनट कम करोगे तो कितना हो गया, 12:53 दोपहर के, ठीक है, 12:53, उसमें से भी आधा मिनट और कम कर दो, आधा मिनट मतलब 30 सेकेंड। तो कितना टाइम होगा, 12:52 और 30 सेकेंड्स, ये हमारा टाइम होगा। ठीक है, जो एक्चुअल टाइम होना चाहिए था ये घड़ी शो करेगी ये 12:52 एंड 30 सेकेंड्स। उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो हमारे पास टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट है। इसके अंदर कोई स्पेसिफिक फार्मूला आपको याद नहीं करना है, इसके अंदर सीधे सीधा कंसेप्ट होता है टाइम और वर्क का, कि अगर हम किसी काम को करने में कुछ स्पेसिफिक डेज लगाते हैं तो हम एक दिन के अंदर उस काम का कितना पार्ट करते हैं। जैसे अगर मैं किसी काम को पूरा करने में अगर 4 दिन का समय लेता हूँ तो मैं एक दिन के अंदर उस काम का 1/4 पार्ट करूँगा। अगर मैं किसी काम को करने में 10 दिन लेता हूँ तो मैं एक दिन के अंदर उस काम का कितना हिस्सा करूँगा, 1/10। मतलब जितने दिन आप लेते हो वो वैल्यू अपॉन में आ जाती है। ठीक है, बस ये कंसेप्ट यूज करना है इसमें। जैसे अब यहाँ पर कहता है कि इफ 2 men और 3 boys टेक्स 40 hours टू डू ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क, हाउ लॉन्ग विल 4 men and 9 boys वर्किंग टूगेदर टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो ये किसने कहा कि भाई 2 men और 3 boys, और वर्ड यहाँ पर, तो यानी 2 men और 3 boys की कैपेसिटी बराबर है। ठीक है, 2 men और 3 boy की कैपेसिटी बराबर है। तो आप यहाँ से 1 मैन की वैल्यू निकाल लो, तो 1 man किसके बराबर होगा, 3/2 boys के।
तो हमने मैन को बॉय में कन्वर्ट कर लिया है, तो अब हम बॉय के हिसाब से ही अपने क्वेश्चन को आगे लेके चलेंगे। तो इसने कहा कि भाई 3 बॉयज हैं, अगर वो काम को 40 डेज में कंप्लीट करते हैं, 3 बॉयज कैन डू ए वर्क इन 40 आवर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक बॉय की बात करेंगे कि 1 बॉय कैन डू ए वर्क इन 40 इंटू में 3 आ जाएगा, यानी एक बॉय अगर अकेला काम करेगा, देखो 3 बॉय 40 घंटे लगा रहे हैं, तो एक बॉय कितना लगाएगा, 120 घंटे लगाएगा। ठीक है, डिवाइड में नहीं करना, क्योंकि एक बॉय अगर बॉयज कम हो गए तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। तो यानी 120 घंटे के अंदर काम हो रहा है। यानी अगर हम एक बॉय की बात करें तो वो 1 घंटे में, देयरफॉर वर्क डन बाय 1 बॉय इन 1 आवर इक्वल्स टू 1/20, यानी एक लड़का 1 घंटे के अंदर 1/120 वर्क कंप्लीट करता है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल 4 मैन और एंड 9 बॉयज, अगर 4 आदमी और 9 बॉयज मिलकर उस काम को करें तो वो कितनी देर में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 4 मैन है और 9 बॉयज है, इनको सबको बॉयज में कन्वर्ट कर लेंगे। हमने निकाल रखा है कि 1 मैन 3/2 बॉयज के बराबर है, तो यहाँ पर मैन की जगह पर 3/2 कर दो, यहाँ पर 9 ऑलरेडी है, यानी ये सारे बन गए हमारे बॉयज। तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू में 3 6 + 9 15, मतलब इनकी जो कैपेसिटी है ये 15 बॉयज की कैपेसिटी के बराबर है। तो अगर हमें पता है कि वर्क डन बाय 1 बॉय इन 1 आवर इक्वल्स टू 1/120, इट मीन्स वर्क डन बाय 15 बॉयज इन 1 आवर, तो यह आ जाएगा 1/20 इंटू में 15, यहाँ से आप इसको कैंसिल करो तो 1/8 आ गया। तो ये 1/8 क्या हो रहा है, 1/8 वर्क हो रहा है। अगर इसको हमें टाइम निकालना हो कि टाइम टेकन, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये आता है उसको फिर से रेसिप्रोकल कर दो। जैसे हमने यहाँ पर किया था भाई, टोटल टाइम इतना था, तो हमने 1 घंटे का काम निकाला तो 1/120 हो गया। तो ये 1 घंटे का काम है किसका, 15 बॉयज का, यानी टोटल टाइम उनको कितना लगेगा, इसको फिर से रेसिप्रोकल कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास 8 आवर्स। तो ये 4 मैन और 9 बॉयज मिलकर 8 आवर्स के अंदर ये काम को फिनिश कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है ये पीस ऑफ वर्क इज फिनिश्ड इन 30 डेज बाय ए किसी काम को 30 डेज में करता है। सीन्स सी इज थ्राइस एज गुड एज ए, अब सीन्स जो है वो, और सीन्स कह रहा हूँ, सी जो है वो ए के मुकाबले 3 टाइम्स ज़्यादा बढ़िया काम करता है। एंड ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी, और ए जो है वो बी के मुकाबले डबल काम तेजी से काम करता है। इफ़ ए बी सी वर्क टूगेदर देन हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू फिनिश द वर्क, तो अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन के अंदर काम फिनिश करेंगे। तो हमें इसने बताया कि जो ए है वो काम को करता है 30 डेज के अंदर, तो ए कैन डू ए वर्क इन 30 डेज, दैट मीन्स वर्क डन बाय ए इन 1 डे कितना आ जाएगा, 1/30। ए 1 दिन के अंदर इतना काम करेगा। अब उसने सी का बताया कि सी जो है वो ए के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा अच्छा काम करता है, तो यानी वर्क डन बाय सी इन 1 डे 3 गुना ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो ये अगर 1/30 डेज में करेगा तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये 1/10 काम कर देगा 1 दिन के अंदर ही। और बी जो है वो ए का आधा करता है, क्योंकि ए दिया हुआ है ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी, यानी जितना अच्छा काम करता है ए और बी उससे डबल अच्छा काम करता है ए। तो इसका एक मतलब ये भी हो गया कि बी जो है वो ए से आधा काम करता है। तो आधा काम करने का मतलब हुआ कि वर्क डन बाय बी इन 1 डे, तो ये अगर 1 दिन के अंदर इतना काम कर रहा है 1/30, तो बी कितना करेगा, इसको 2 को मल्टीप्लाई करना है नीचे तो 1/60। मतलब इसका एक मतलब ये भी हो गया कि अगर ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है तो सी उस काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उस काम को 60 दिन में कर रहा है, ये मतलब हो गया। अगर हम इन तीनों का काम निकालें, ठीक है, तीनों को इकट्ठा कर दें, वर्क डन बाय ए बी एंड सी,
तो कितना आ जाएगा 1/30, 1/10 एंड 1/60। इसका एलसीएम लो आप, 60 एलसीएम आ जाएगा, 2, 6 और 1, 6 2 8 और 1 9, 3 से काट लो, यानी आ जाएगा 3/20। तो हमें तो निकालना है टाइम, तो फिर से आप रेसिप्रोकल कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 20/3 डेज है, आर से क्या है डेज है, तो इसको लिख दो आप, कितना आ जाएगा 3 6 18, 6 and 2/3 डेज। इतने दिन के अंदर तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो इतने दिन के अंदर इस काम को फिनिश कर देंगे। X can do a piece of work in 60 days, whereas Y can do the same work in 40 days. A अकेला उस काम को करता है तो 60 दिन लगाएगा, और X है, और Y उस काम को करेगा तो 40 डेज लगाएगा। बोथ स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, दोनों ने इकट्ठे काम करना स्टार्ट किया। बट X लेफ्ट आफ्टर 10 डेज, X ने 10 दिन के बाद काम को छोड़ दिया। फाइंड हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो हमने मान लिया कि टोटल जो उन्हें टाइम लगेगा वो मान लिया कि भाई टोटल m नंबर ऑफ डेज लगेंगे, ठीक है, इस काम को करने में इनको m डेज लगेंगे। अब उसमें से क्या हो रहा है कि जब दोनों ने काम करना स्टार्ट किया ना, तो 10 दिन तक तो दोनों ने इकट्ठा काम किया, तो इस m डेज में से 10 दिन तक दोनों ने इकट्ठा काम कर लिया। उसके बाद x ने काम छोड़ दिया, यानी बाकी का जो काम है वो फिनिश करना है b को। तो वो कितने दिन काम करेगा, टोटल अगर m डेज थे तो m में से 10 दिन ये हो गए, तो बाकी बचे m-10 डेज। अब यहां जो 10 दिन है, इन 10 दिनों में तो a और b दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और यहां पर जो दिन है उसमें अकेला b काम कर रहा है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, जो पहले 10 दिन का काम निकालेंगे a और b का इकट्ठा काम। तो पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय A एंड B इन, पहले एक दिन का निकाल लेते हैं। तो A अगर एक दिन में काम करता तो इसका 1/60 पार्ट करता, B करता तो 1/40 करता। तो ये तो हो गया इनका एक दिन का, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 120, 60 और यहाँ से 3, 5/120। 15 8 5 से काटेंगे इसे तो आ जाएगा 5 दूनी 10, 24 पंजे 120। यानी उन्होंने क्या काम करा कि ए और बी ने एक दिन के अंदर 1/24 काम कंप्लीट कर लिया, और ऐसे कर करके उन्होंने 10 दिन तक काम किया। तो पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय ए एंड बी इन 10 डेज। तो अगर एक दिन का काम इतना था तो 10 दिन का काम करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5/12 वर्क जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। मतलब ये वाला जो पार्ट है ये 5/12 है। तो जो बाकी का काम रह गया वो कितना रह गया, रिमेनिंग वर्क, टोटल जो काम होगा, जब भी टाइम वर्क वाले क्वेश्चन होंगे तो टोटल काम होगा वो होता है हमेशा हमारा 1। तो 1 में से 5/12 हमने काम कर दिया, यानी रह गया 7/12। अभी जो 7/12 काम करना है वो अकेले बी को करना है। तो अब हमने क्या करना है कि 10 दिन का इनका काम हो गया, ठीक है, 10 दिन का इनका काम कितना हो गया 5/12, और बी का m-10 डेज का काम निकाल लो। बी का एक दिन का काम कितना था, बी का एक दिन का काम बनेगा 1/40, और अगर हमें निकालना है m-10 डेज का, ये एक दिन का काम है कितना 1/40। अगर 2 दिन का निकालना होगा तो बी के काम को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 का निकालना होगा तो 3 से कर दूंगा, लेकिन मुझे निकालना है m-10 डेज का, तो m-10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यानी ये वाला काम तो हमारा ये हो गया, ठीक है, और जो ये वाला काम है हमारा वो ये हो गया। तो ये दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो टोटल काम मिल गया हमारा 1। तो टोटल काम होगा वो हमेशा 1 होगा। तो यानी यहां पर अब इसको सॉल्व करके m की वैल्यू निकाल दो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा m/40 माइनस 10/40 इक्वल्स टू 1। यहाँ से ये कैंसिल, 1/4 आ गया, इनको ले जाओ उस साइड, तो इधर रहेगा आपके पास m/40, 1 माइनस 5/12 प्लस 1/4। तो m/40 इक्वल्स टू एलसीएम ले लो, 12 एलसीएम आ जाएगा, इधर 12 आ गया, इधर 5 आ गया,
इधर आ गया 3। तो 12 माइनस 5 7, 7 प्लस में 3, ये हो गया 10। तो आपके पास वैल्यू आ गई m/40 की वैल्यू आ गई अपॉन में इक्वल्स टू आएगा यहाँ तो भाई, ठीक है, यहाँ पर इक्वल्स टू, इधर आ गया 12। तो यहाँ पर आप देखो, इसको आप इधर ले जाओगे तो m की वैल्यू कितनी बनेगी, 40 इंटू में 10 अपॉन में 12। तो 4 से ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 10 इंटू 10 यानी 100/3। 100/3 का मतलब हो जाएगा 33 एंड 1/3 डेज। यानी जो m की वैल्यू होगी, यानी टोटल जो डेज होंगे इस काम को करने में 33 एंड 1/3 डेज लगेंगे इस काम को कंप्लीट होने में। उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है आपके पास वो है टाइम एंड डिस्टेंस। तो टाइम एंड डिस्टेंस में जो कॉमन फार्मूले होते हैं कि भाई डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड इनटू टाइम, स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कन्वर्जन कैसे करते हैं, अगर किलोमीटर पर आवर में आपको स्पीड दी हुई है और इसको चेंज करना है आपको मीटर पर सेकेंड में, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना होता है 5/18 से। और अगर उल्टा है, मीटर पर सेकेंड में आपको दिया हुआ है, आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है 18/5 से। तो ऐसे यूनिट आप चेंज कर सकते हो। व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब अगर दो लोग जा रहे हैं और दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो इसका मतलब जो स्पीड होती है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है। यानी इसका मतलब एक ये भी है कि स्पीड इनटू टाइम निकालोगे, ठीक है, तो वो कांस्टेंट डिस्टेंस के बराबर होगी। जैसे मान लो अगर दो लोग हैं तो उनकी स्पीड को, पहले वाले की स्पीड को पहले वाले के टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, दूसरे वाले की स्पीड को दूसरे वाले के टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो दोनों की वैल्यू बराबर रहेगी, क्योंकि दोनों का जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही है। ऐसे अगर हम बात करें कि अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो उस केस में डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो इस केस में क्या होगा कि जो डिस्टेंस, पहले वाले का जो डिस्टेंस है और पहले वाले की जो स्पीड है, उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इनका टाइम आ जाएगा, और यहाँ से दूसरे वाले का टाइम आ जाएगा। ऐसे अगर आप स्पीड कांस्टेंट लेते हैं तो उस केस में d1/t1 और d2/t2 आ जाएगा। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का मतलब हो गया कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और उसको डिस्टेंस को ट्रेवल करने में आपको कितना टाइम लगा है। तो जितना भी डिस्टेंस होगा उन सारे डिस्टेंस को आपको ऐड कर देना है, जितना टोटल टाइम होगा टोटल टाइम ऐड कर देना है, आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। अगर हम जब ट्रेवलिंग कर रहे हैं और तो टाइम हमारा सेम है, ठीक है, व्हेन ट्रेवलिंग टाइम इज सेम, दो लोग हैं, दोनों का ट्रेवलिंग टाइम सेम है, अगर हम एवरेज स्पीड निकालें तो एवरेज स्पीड में सीधा x + y डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो x और y दोनों की स्पीड है अलग अलग, उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर डिस्टेंस ट्रेवल सेम है, ठीक है, डिस्टेंस जो उन्होंने ट्रेवल किया वो सेम है, तो उस केस में जो एवरेज स्पीड हम निकालेंगे उसका फार्मूला रहेगा 2xy डिवाइडेड बाय x + y। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड जब हम निकालते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स है दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर हम डिस्टेंस उनको देखें कि वो सेम डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो उस केस में तो दोनों की स्पीड है, देन देयर रिलेटिव स्पीड इज द डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड। ठीक है, अभी पीछे हमने क्लॉक वाले में भी किया था ना कि अगर जो आर हैंड और मिनट हैंड होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए डिफरेंस कर देते हैं। लेकिन अगर जो ऑब्जेक्ट्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक इधर जा रहा है एक इधर से आ रहा है, तो उन दोनों की स्पीड को हम प्लस कर देंगे तो वो आपकी रिलेटिव स्पीड निकलेगी। When one object is stationary and other object is moving, अगर एक ऑब्जेक्ट तो स्टेशनरी है अपनी जगह पर ही है, दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उस केस के अंदर जो रिलेटिव स्पीड होगी वो स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड के बराबर ही होगी, क्योंकि वहां पर प्लस माइनस करने पर कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। A man shall be 45 minutes late to reach his office if he walks from his house at 4 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 45 मिनट लेट पहुंचता है। He shall be 30 minutes early if he walks at 6 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, यानी स्पीड को उसने बढ़ा दिया, रोज रोज लेट जा रहा था, बॉस परेशान था, तो उसने कहा कि भैया यह तो अल्टीमेटम है, जल्दी आ जाओ नहीं तो नौकरी गई। तो उसने क्या करा, अपनी स्पीड को बढ़ाया। अब स्पीड को बढ़ाने से प्रॉब्लम ये होगी वो 30 मिनट पहले ही पहुंच गया, ज़्यादा जल्दी पहले पहुंच गया, ऑफिस का ताला भी नहीं खुला था, बाहर वेट करना पड़ गया। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस, तो वो डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में कितना है। तो डिस्टेंस हम मान लेते हैं दोनों के बीच में x है। ठीक है, लेट डिस्टेंस बी
x किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम पहली कंडीशन की बात करें तो पहली कंडीशन के हिसाब से जो टाइम 1 है वो कितना है, अगर वो ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है और इस स्पीड से चलता है तो ये इसका टाइम आ गया किसमें, नंबर ऑफ आवर्स में। और जो दूसरा अगर डिस्टेंस टाइम लेते हैं हम, तो दूसरा अगर हम टाइम लेते हैं तो उसके हिसाब से क्या होगा, अब उसकी स्पीड है 6, तो ये हो जाएगा x/6 आवर्स। अब जो पहली वाली कंडीशन है, पहली वाली कंडीशन में था कि वो 45 मिनट लेट पहुंचता है, 45 मिनट लेट। तो 45 मिनट को एक तो आप नंबर ऑफ आवर्स में कन्वर्ट करो, तो 45/60, तो 15 × 45, 15 चौक 60, यानी 3/4 आवर लेट है। और अगर दूसरे वाली कंडीशन में बात करें तो 30 मिनट्स जल्दी पहुंचता है, 30 मिनट्स अर्ली। 30 मिनट्स का मतलब हो गया हाफ आवर। तो अगर हम, ये हमारा टाइम है, अगर वो इस स्पीड से चल रहा है पहले वाली स्पीड से, इस टाइम में से जितना वो लेट पहुंच रहा था वो वाला टाइम अगर हम माइनस कर दें तो एग्जैक्ट टाइम हो गया उसका, जितने टाइम पे उसे एक्चुअली में ऑफिस पहुंचना चाहिए था वो टाइम हो गया। अगर हम दूसरी कंडीशन से बात करें कि वो जल्दी पहुंच रहा है तो इतना टाइम उसे लग रहा है, तो वो 30 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। तो यानी अगर हम उसके टाइम में 30 मिनट ऐड कर दें तो उसका जो एक्चुअल टाइम, जो ऑफिस खुलने का टाइम है, वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आपको वो टाइम मिल गया ऑफिस का सही, यहाँ से भी आपको ऑफिस का सही टाइम मिल गया, यानी इन दोनों को रख दो इक्वल, क्योंकि दोनों टाइम इक्वल ही है। अब आप x की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर ले आओ और आप इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 12, ये 3x - 2x, यहाँ आ जाएगा 2 + 3, तो 3x - 2x x हो गया, 2 + 3 5 आ गया, 4 से इसको कैंसिल करो, 5 × 3 15, यानी x आ जाएगा 15 किलोमीटर। यानी उनके ऑफिस और घर के बीच में जो डिस्टेंस था वो था 15 किलोमीटर। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि 2 ट्रेन्स 110 मीटर एंड 90 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन at 40 km per hour and 50 km per hour respectively. In what time they will cross each other completely from the moment they met. ठीक है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, दोनों यहाँ पर एक दूसरे से मिलती हैं। अब उसके बाद ये पूछ रहा है कि दोनों आपस में जो क्रॉस करेंगी, पूरा एक दूसरे को पूरा क्रॉस करेंगी, उसमें टाइम कितना लगेगा। तो यहाँ पर आप पहले निकालेंगे रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड के लिए हमने क्या कहा कि अगर डायरेक्शन अपोजिट होती है तो रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी। तो एक की स्पीड कितनी थी 40, एक की स्पीड थी 50, तो यानी रिलेटिव स्पीड आ गई 90 किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि आपको जो डिस्टेंस है वो ट्रेन का जो डिस्टेंस है वो मीटर में दिया हुआ है, ट्रेन की जो लेंथ है वो मीटर में है, और जो टाइम लगेगा आपस में क्रॉस होने में नंबर ऑफ आवर्स तो लगेंगे नहीं, सेकंड से लगेंगे। तो यानी ये जो स्पीड है इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है 5/18 से। तो 18 5 90, यानी 25 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपके पास रिलेटिव स्पीड। अब आप टोटल डिस्टेंस निकालो कि उन दोनों को कितना डिस्टेंस क्रॉस करना है। तो दोनों को अगर डिस्टेंस क्रॉस करना है तो दोनों ट्रेन को आपस में एक दूसरे को पूरा डिस्टेंस क्रॉस करना पड़ेगा ना, क्योंकि ट्रेन बहुत लंबी लंबी होती है। ऐसी नहीं है कि भाई उसका डिस्टेंस बहुत कम है। तो दोनों ट्रेन को आपस में एक दूसरे का डिस्टेंस कंप्लीट कवर करना पड़ेगा, यानी 110 इसका और 90 इसका, तो टोटल मिलाकर 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। इस स्पीड से चल रही है तो टाइम लगेगा उनको कवर करने में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 200/25 कैंसिल कर देंगे तो 8 सेकंड्स का टाइम आपको आ जाएगा कि 8 सेकंड के अंदर दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी। The signal pole on a railroad are placed 100 meter apart. How many poles will be passed by a train in 8 hours if the speed of the train is 45 km per hour? स्पीड आपको दे रखी है ट्रेन की 45 किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 8 आवर्स। तो आप पहले डिस्टेंस निकाल लो कि भाई डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ इस दौरान। तो डिस्टेंस आएगा 45 इंटू में 8, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 4 36,
यानी 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ। और इसको आप कन्वर्ट कर लो मीटर में, क्योंकि जो पोल्स हमने लगाए हैं वो मीटर्स के हिसाब से लगाए हुए हैं। तो 360 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा मीटर, यानी 3,60,000 मीटर। इतना हमारा टोटल डिस्टेंस है जो ट्रेन ने कवर किया। अब जो पोल्स हमने लगाए हैं, डिस्टेंस बिटवीन ईच पोल, डिस्टेंस बिटवीन ईच पोल, ये कितना है 100 मीटर। तो नंबर ऑफ पोल कितने लगाए होंगे, तो नंबर ऑफ पोल, तो टोटल जो डिस्टेंस था 3,60,000 का, इसको डिवाइड कर देंगे आप 100 से और प्लस कर देंगे 1। ये +1 क्यों कर देंगे अभी समझाता हूँ, ठीक है। इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 3,60,000 था ना, 4 ही जीरो थी, 2 कट गई, तो ये आ जाएगा 3601। अब ये जो 1 है, ये +1 का क्या चक्कर है, देखो जो नंबर ऑफ पोल हमने लगाए, हमने जैसे स्टार्टिंग में ये पोल लगाया, ठीक है, ये पहला पोल हो गया, फिर 100 मीटर बाद दूसरा पोल हो गया, फिर 100 मीटर बाद तीसरा पोल हो गया, फिर 100 मीटर बाद चौथा पोल हो गया, ऐसे होगा। तो अगर मैं पहले 100 मीटर में देखूं, ठीक है, पहले 100 मीटर में देखूं, यानी जो डिस्टेंस है मैं 100 मीटर का लूं और मैं 100 से ही डिवाइड कर दूं, क्योंकि हर 100 मीटर पे पोल लगा रहे हैं, जैसे हमने यहाँ 100 पे डिवाइड किया था, या हम 100 की जगह हम सीधा यहाँ तक लेते हैं, चलो ये 100 मीटर हो गया, ये 100 मीटर हो गया, ये 100 मीटर हो गया, मतलब 300 मीटर हो गया। तो 300 मीटर को मैंने डिवाइड किया तो 3 पोल बने, लेकिन पोल तो हमें दिखाई दे रहे हैं 4, क्योंकि जो स्टार्टिंग वाला पोल है ये तो 0 के डिस्टेंस पर है ना, तो ये भी तो काउंट करना पड़ेगा भाई। तो स्टार्टिंग वाला पोल है, ये भी तो काउंट करना पड़ेगा। जब आप 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करोगे तो इस बीच में 2 पोल हो गए, एक पोल नहीं हुआ। तो इसलिए आपको इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा +1 जरूर लगाना है, ताकि आप सही नंबर ऑफ पोल निकाल सको। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर, सिटिंग अरेंजमेंट। अब सिटिंग अरेंजमेंट बेसिकली आपको जो सिचुएशन दे रखी होगी उसके हिसाब से आपको जितने भी पर्सन होंगे उनको वहाँ पर सीट देनी है। सीट देने के बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस के आपको आंसर निकालने हैं। अब सिटिंग अरेंजमेंट लीनियर भी हो सकता है, सिटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर भी हो सकता है, या सिटिंग अरेंजमेंट किसी जो सर्कुलर टेबल की जगह वहाँ पर स्क्वायर टेबल भी हो सकती है, या रेक्टेंगुलर टेबल भी हो सकती है। तो इस तरीके से अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो अब इसमें कोई फार्मूला वाला कुछ नहीं है, बस लॉजिकल क्वेश्चंस है। तो अब यहाँ पर देखो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से कहता है कि 9 पर्सन है, 9 पर्सन ABCDEFGH एंड I आर वॉचिंग ए फुटबॉल मैच इन ए स्टेडियम सिटिंग इन ए रो। तो एक रो के अंदर बैठे हैं, रो के अंदर बैठे हैं मतलब एक लीनियर फॉर्मेट में बैठे हैं। E इज एट वन एंड ऑफ द रो। तो जो आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है ना, वो आपको जो कंफर्म होती जाए वो आपको लिखना है। देखो अब यहाँ पर टोटल 9 पर्सन थे ना, तो मैं 9 प्लेस यहाँ पर बना लेता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो जो कंफर्म होता जाएगा उसको हम लिखते जाएंगे। तो इसने कहा कि जो ई है वो एक एंड पर बैठा है, तो ई यहां भी हो सकता है अभी, ठीक है, ई यहां भी हो सकता है और ई यहां भी हो सकता है, एंड तो दोनों ही है ना, तो अभी कोई फिक्स सिचुएशन नहीं है। आगे हम चलते हैं। बी सिटेड एडजेसेंट टू एफ एंड आई। जो बी है वो एफ और आई के साथ है, बी जो है वो एफ और आई के साथ है, मतलब ऐसा हो सकता है कि एफ और आई के बीच में बी होगा, लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है और ऐसे भी तो हो सकता है कि आई पहले आ जाए और बी इधर आए और एफ इधर आए। तो ये दोनों सिचुएशन भी पॉसिबल हो सकती हैं। उसके बाद आगे देखो क्या कहता है, सी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। सी जो है वो डी के बिल्कुल राइट में है, यानी डी इधर है तो सी इधर है। एंड एट 4th प्लेस टू द राइट ऑफ ए। और राइट के हिसाब से, ए के राइट के हिसाब से देखें तो चौथे नंबर पर है, यानी ए जो है सी से चौथे नंबर लेफ्ट पे होगा। तो सी यहां पर है तो 1 2 3 4, ए इधर होगा। एच इज इमीडिएट लेफ्ट टू जी, और एच जो होगा वो जी के इमीडिएट लेफ्ट में होगा, जो एच होगा वो जी के इमीडिएट लेफ्ट होगा। जी इज एट द 6th प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब जी जो है वो ई के लेफ्ट में 6th प्लेस पर होगा। अगर ई को हमने यहां बिठा दिया होता तो इसके लेफ्ट में तो कोई जगह ही नहीं है, तो इसका मतलब जी के लिए हमारे पास कोई जगह ही नहीं बचती।
दैट मीन्स यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई कि ई हमारा यहाँ पर नहीं हो सकता, ई हमारा यहाँ पर होगा, क्योंकि इसके लेफ्ट में 6th प्लेस पर मेरे को जी को बिठाना है। तो 1 2 3 4 5 6 यानी जी इधर आ गया, और हमें पता है कि अगर जी इधर है तो एच इसके लेफ्ट में होगा, तो एच इधर आ गया। अब उसके बाद देखो एफ इज इमीडिएट राइट टू सी, एफ जो है वो सी के बिल्कुल राइट में होगा, सी के बिल्कुल राइट में होगा, तो हमारे पास एफ की सिचुएशन एक ये भी थी और एफ की सिचुएशन एक ये भी थी। लेकिन यहां पर अगर हम देखते हैं तो एफ तो बी के राइट में हो रहा है, लेकिन उसने कहा कि वो तो सी के राइट में होना चाहिए, मतलब ये सिचुएशन गलत है। तो ये ऐसे बनेगा और सी इधर आएगा, तो आपके पास सी एफ बी आई ऐसे होगा। एच जी हमारे पास हो गया, इसको हटा दो, जो जो क्लियर हो गया उसको हटाते चलो बेशक, या काटते चलो आप। अब ये सिचुएशन आपके पास है, इसमें और तो कुछ है नहीं। अब आपको इनको बिठाना है। अब इनको बिठाने का मतलब है कि यहाँ पर क्या चीज़ होनी चाहिए। देखो हमारे पास ये 2 प्लेस हैं बीच में हमारे पास खाली, इन 2 प्लेस पर हमारे पास क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 प्लेस है, तो सी एफ बी आई 9 प्लेस हमने बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हैं, तो एक 9वां और होना चाहिए ना, 9वां और होना चाहिए, मतलब 9th प्लेस इधर आएगा। अब देखो यहाँ जो ये बीच में जो 2 ये आ रहे हैं ना हमारे पास, ये 2 प्लेस हमारे पास खाली है, तो मतलब हम इनको यहाँ पर बिठाएंगे, ए इधर आएगा और डी इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा, फिर एफ बी आई, एफ इधर आएगा, बी इधर आएगा और आई इधर आएगा। तो ये बन गया आपका सिटिंग अरेंजमेंट पूरा। अब उसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनका आप आंसर दे सकते हो। बाकी क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हु इज सिटिंग एट द सेंटर ऑफ द रो, तो क्योंकि 9 लोग हैं तो सेंटर में जो आएगा वो 5वें नंबर का आएगा, 1 2 3 4 5, सी आ गया। तो यानी इसका पहले का ये दूसरे का जो आंसर है ये बन गया आपके पास सी। हु इज एट द अदर एंड ऑफ द रो, एक एंड पर तो ई है, दूसरे एंड पर कौन है, ए है, तो थर्ड का आंसर आ गया ए। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द आई विद रिस्पेक्ट टू जी, आई की पोजीशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू जी यानी जी के अकॉर्डिंग, तो जी यहाँ पर है, तो जी के राइट में देखो 1 2 3 4 5, तो 5th प्लेस पर होगा राइट में, एट 5th प्लेस इन द राइट। इफ ऑल द फ्रेंड्स आर अलाउड टू सिट अल्फाबेटिकली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर सभी फ्रेंड्स को बोले कि भाई अल्फाबेट के अकॉर्डिंग बैठो, कोई झंझटी खत्म, देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी फ्रेंड्स विल रिमेन अनचेंज, तो किस किस की पोजीशन अनचेंज रहेगी। तो अल्फाबेट के हिसाब से बैठाएंगे तो ए इधर आएगा, बी इधर आएगा, सी डी ई एफ जी एच और आई। अब इसमें देखो ए की पोजीशन कुछ चेंज नहीं हुआ, इसकी पोजीशन चेंज हो गई, इसकी भी चेंज हो गई, इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, इसकी चेंज हो गई, इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, इसकी चेंज हो गई, इसकी चेंज हो गई और इसकी चेंज हो गई। तो यानी 3 लोग ऐसे थे जिनकी पोजीशन पर कोई भी बदलाव नहीं हुआ, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। 3 फ्रेंड्स हैं जिनकी सिचुएशन पर कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इसमें कहता है कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। 8 friend J K L M N O P Q are sitting around a circular table facing towards center, यानी सर्कुलर टेबल में बैठे हैं और फेस जो है इनका सेंटर की तरफ है, ये सेंटर है तो सबका फेस इधर है। तो 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लोग बैठे हैं। Q इज नॉट ए नेबर ऑफ M, Q जो है वो M का नेबर नहीं है। तो इसमें आप कहीं से भी स्टार्ट कर दो क्योंकि कॉर्नर का पंगा तो इसमें होता नहीं है। तो मान लो मैंने Q यहाँ पर ले लिया, अब इसने कहा कि Q M का नेबर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ से ये क्लियर हो गया कि इस पोजीशन पर M नहीं होना चाहिए, ना यहाँ पर M होना चाहिए। M इन दोनों जगह पर नहीं होगा, बाकी कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। आल्सो Q इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ J, अभी कह रहा है कि जो Q है वो J के लेफ्ट में है, तो अगर फेस इनका इधर है तो J हमारा इधर होना चाहिए क्योंकि J के लेफ्ट में Q आ जाएगा। P इज द नेबर ऑफ N, P N का नेबर है, तो P और N के बारे में अभी इतने पता है कि P और N दोनों इकट्ठे हैं, या तो ऐसे या फिर ऐसे। O इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ K, O जो है वो K के राइट में है, K के राइट में O है। L इज द सिटिंग बिटवीन N एंड O, N और O के बीच में, N और O के बीच में
कौन बैठा है, एल बैठा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर एल हमने इधर ले लिया तो पी जो है हमारा इधर तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि एन पी ये ऐसे होगा, तो के ओ एल एन पी ये बनेगा हमारा सिस्टम। यानी यहाँ पर ये 5 लोग हैं, इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, हमें इसी के हिसाब से इसको सेट करना पड़ेगा। तो देखो जो एम है, एम देखो इधर तो होगा नहीं, ठीक है, ये वाला प्लेस तो एम का होगा नहीं। अगर मैं एम को यहाँ पर रख देता हूँ तो ये बाकी के जो 5 लोग हैं ये कहाँ जाएंगे, 1 2 3 4 ही प्लेस बचे हमारे पास। तो यानी एम जो है ना वो या तो यहाँ पर होना चाहिए या यहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ पर तो एम होगा नहीं, तो इसका मतलब एम की जगह तो वहीं पर ही बनती है, यहाँ पर एम हो गया। अब आप ये देखो कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है या वहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये कह रहा है कि भाई के राइट में ओ होना चाहिए था, ऐसा ही है ना, ओ इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ के। अगर मैं यहाँ पर के को लिखता हूँ तो ये तो इसके लेफ्ट में ओ बना, तो यानी यहाँ पर नहीं, यहाँ से स्टार्ट करो। ये ऐसे फेस करके बैठा है ना, तो इसका राइट इधर पड़ेगा, तो ओ इधर आएगा, फिर एल इधर आएगा, एन इधर आएगा और पी इधर आ जाएगा। तो ये आपका सिस्टम बनेगा। अब इसमें देखो नेबर ऑफ एम, तो एम का नेबर कौन कौन सा हो गया, के और जे, तो सेकंड का आंसर आ गया के एंड जे। पर्सन सिटिंग जस्ट लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट में कौन है, पी है। राइट द पर्सन सिटिंग बिटवीन एल एंड पी, एल और पी के बीच में कौन है, एन आ रहा है। राइट द नेबर ऑफ के का पड़ोसी कौन है, ओ भी हो सकता है एम भी हो सकता है, ओ एंड एम, ठीक है, ये हमारा आंसर बनेगा। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। ये यहां पर कहता है कि ग्रुप ऑफ 8 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटेड अराउंड ए स्क्वायर टेबल वाइल फेसिंग ईच अदर। अब यहाँ पर स्क्वायर टेबल है, तो टेबल अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर टेबल बना लो। ये हो गया आपके पास, इधर से ये आ गया, ठीक है, ये स्क्वायर टेबल होगी। अब यहाँ पर 8 लोग बैठे हैं, कैसे कैसे बिठाना है देखो। 2 पर्सन आर सिटेड ऑन ईच साइड, हर जगह 2 लोग बैठे हैं, 2 इधर हैं, मतलब 2 इधर हैं, 2 इधर हैं और 2 इधर है। अब यहाँ पर कैसे कैसे दिख रहा है, देयर आर 3 लेडीज इन ए ग्रुप एंड दे आर नॉट अलाउड टू सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। 3 लेडीज हैं ग्रुप में, लेकिन उनको मना कर दे इकट्ठे मत बैठना, ठीक है, इकट्ठे मत बैठना, गॉसिपिंग ज़्यादा हो जाएगी भाई, इसलिए इकट्ठे मत बैठो। एफ इज सिटेड बिटवीन एच एंड बी, एफ जो है वो एच और बी के बीच में है, एच और बी के बीच में एफ है, तो ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है, बी एफ एच। आल्सो सी सिटेड बिटवीन ई एंड बी, तो ई और बी के बीच में, ई और बी के बीच में कौन है, सी, ई और बी के बीच में सी है, या फिर ऐसे हो सकता है, ठीक है। डी इज ए लेडी मेंबर हु इज सिटेड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि डी इज ए लेडी मेंबर, मान लो डी इधर है, मान लो कहाँ पर बैठी है, डी इज ए लेडी मेंबर हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो एफ हो जाएगा इधर, एफ के लेफ्ट में सेकेंड पर ये डी हो गया। ए इज ए लेडी मेंबर सिटेड अपोजिट टू बी, पहले हम बाकी को देखेंगे तब देखना पड़ेगा, बी के अपोजिट ए को बिठाना है। बी इज ए मेल मेंबर, ए लेडी मेंबर मस्ट बी सिटेड इन बिटवीन बी एंड ई। चलो पहले यहाँ से इंफॉर्मेशन अगर हम लें तो उसके हिसाब से क्या बनना चाहिए, बी इज ए मेल मेंबर, ये हमारे पास बी तो एक मेल है। ए लेडी मेंबर मस्ट बी सिटेड इन बिटवीन बी एंड ई, बी और ई के बीच में, बी और ई के बीच में एक हमारे पास लेडी मेंबर होनी चाहिए, तो बी यानी जो सी है ये एक लेडी मेंबर है, तो सी आपके पास एक लेडी मेंबर है। उसके अलावा ए भी हमारे पास एक लेडी मेंबर है, बी तो हमारे पास है मेल। अब देखो क्या बन सकता है हमारे पास, यानी ए और सी कहीं पर भी इकट्ठे नहीं होने चाहिए, एक चीज़ ये क्लियर होगी। और तीसरी लेडीज़ मेंबर कौन सी है, ऐसा डी, डी भी लेडीज़ मेंबर है,
तो ये तीनों इकट्ठे नहीं होने चाहिए। सी ए डी इकट्ठे नहीं होने चाहिए। दैट मीन्स अगर हम इस प्लेस की बात करें, इन दोनों प्लेस की, इन दोनों प्लेस पर ना तो ए होना चाहिए ना सी होना चाहिए। ठीक है, ए और सी ये दोनों यहाँ पर मना है, यहाँ पर भी ए और सी दोनों मना है। तो अब हमारे पास देखो कैसे कैसे सेटिंग बन सकती है। ए बी के अपोजिट है, ए बी के अपोजिट है। इससे स्टार्ट करते हैं क्योंकि एफ हमारे पास वहां पर है। तो अगर हमने एच एफ बी ऐसे लिया, एच को अगर हमने इधर लिया और बी को हमने इधर लिया, ठीक है, या तो इस कंडीशन से या इस कंडीशन से, दोनों में से किसी एक कंडीशन से हमारा बनना चाहिए। अगर हम ऐसे लेते हैं तो फिर यहाँ पर बनेगा आपके पास बी सी ई, ई सी बी तो बन नहीं सकता, ई इधर सी इधर, ये तो बन नहीं सकता, तो बी इधर आएगा, सी इधर आएगा और ई इधर आएगा। अब रह गया क्या आपके पास, ए रह गया हमारे पास यहाँ से, ए बी सी डी और जी, ए और जी रह गया। अब बी के अपोजिट उसने बोला था कि बी के अपोजिट ए इज ए लेडी मेंबर सिटेड अपोजिट टू बी, बी के अपोजिट आ गया ए। तो अब कौन सा रह गया आपके पास, जी रह गया, बस जी आ गया इधर। अब सारी कंडीशन हमारी बन रही है, सारी लेडी मेंबर तीनों अलग अलग हैं, ए इधर है हमारे पास, सी इधर है हमारे पास और डी इधर है। सब तीनों लेडीज़ मेंबर अलग अलग हैं और बाकी ये जो कंडीशन हमारी ये फुलफिल हो ही गई है। ठीक है, अब इसको आगे देखो, अब क्वेश्चंस को, आइडेंटिफाई द लेडी मेंबर, तो वो हमने ये निकाल ही लिया। नेम द मेंबर हु इज सिटेड इमीडिएट लेफ्ट टू बी, बी के लेफ्ट में कौन है, एफ आ जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। और नेम द मेंबर हु आर एडजेसेंट टू डी, तो डी के साथ में कौन कौन है, डी के साथ में जी है और एच है, तो यहाँ से आ जाएगा जी और यहाँ से आ जाएगा एच। तो ये बनेगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो आपका चैप्टर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये पूरा चैप्टर हमने फिनिश कर दिया है। और आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको पूरा क्वांटिटेटिव चैप्टर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूरा आपको रिवाइज करने में आसानी रहेगी और एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन इसके आएंगे आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।